नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। जाधव की जान को पाकिस्तान में खतरा, भारत ने किया अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले का स्वागत, कोर्ट की अथॉरिटी पर पाकिस्तान को संदेह। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी विरोधी गतिविधियों और भ्रष्टाचार का आरोप, नसीमुद्दीन में मायावती की नीतियों को बताया हार की वजह। पंजाब में आम आदमी पार्टी में बढ़ी दरार, पूर्व संयोजक गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने छोड़ी पार्टी, भगवंत मान को जिम्मेदारी देने से थे नाराज, तो दिल्ली में कपिल मिश्रा का आंसर। ईवीएम पर चुनाव आयोग की नई पेशकश, सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दल ला सकेंगे तकनीकी एक्सपर्ट, वीवीपैट पर भी होगी चर्चा। एफबीआई प्रमुख को अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया बर्खास्त, ट्रंप के प्रचार अभियान को रूसी मदद के आरोपों की कर रहे थे जांच, डेमोक्रेटिक पार्टी ने बताया बड़ी गलती। आइए देखते हैं पहली खबर। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को अहम रणनीतिक जीत मिली है। हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि कुलभूषण जाधव अवैध तौर से पाकिस्तान में हिरासत में रखे गए और उनकी जीवन खतरे में था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान से कहा है कि जब तक कोर्ट इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, तब तक सजा पर अमल नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ मृत्युदंड घोषित किया गया है पाकिस्तान में, उसको सस्पेंड किया जाए और इस दौरान जो सेंटेंस जो दंड दिया था मिलिट्री कोर्ट ने, जो कि वियना कन्वेंशन के विपरीत है, सरासर विपरीत है। इस पर अगली सुनवाई 15 मई को होगी। भारत सरकार ने 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा दायर किया था। इसमें पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की सजा पर रोक लगाने और उनसे संपर्क की इजाजत देने की अपील की है। The life of an Indian citizen is at threat. We have been denied consular access, which is in contravention to the international law, and therefore we have sought this course of action. It is a very carefully considered decision. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की स्थिति के बारे में भारत को कोई जानकारी नहीं दी है और 16 बार काउंसलर एक्सेस के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। विदेश मंत्री के पहल के बावजूद कुलभूषण के परिवार को पाकिस्तान ने अब तक वीजा भी नहीं दिया है। इसके चलते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाने का फैसला किया। एक गर्व की बात है कि जो हमारा स्टैंड था, जो हमारा दावा था कि ये सब पाकिस्तान की कोशिश है देश को बदनाम करने की, उसके ऊपर रोक लगी है। इस मामले में पाकिस्तान की हताशा साफ झलक रही है। उसका कहना है कि अभी वो इस फैसले की समीक्षा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा राजनीतिक और नैतिक दबाव है। हालांकि ये आदेश किसी भी देश बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को टालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और कोर्ट के इस फैसले और आगे की रूपरेखा पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विश्वजीत भट्टाचार्य जी हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो इस अदालत के फैसले के इस पूरे केस को लेकर क्या मायने हैं और पाकिस्तान पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त होगा। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ का ज़बरदस्त उल्लंघन किया है, जेनेवा कन्वेंशन को उल्लंघन किया है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड ह्यूमन पॉलिटिकल राइट को उल्लंघन किया है। तो यहाँ पे जो है हमारे जो हिंदुस्तान के जो सरकार है, ये बहुत बढ़िया कदम लिए हैं और ये कदम लेके जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो प्रेसिडेंट साहब हैं,
उनका पास ये पेशी किया हमारे वकील, और वो जो है एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिए हैं, और इंटरिम ऑर्डर पास करने के बाद अब बहस होगी, और उस बहस में पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने एकदम जबरदस्ती किडनैप करके हमारे सिटीजन को लेके मिलिट्री कोर्ट द्वारा ट्रायल करके उसको फिर बोलते हैं एग्जीक्यूट करेंगे, और पूरा ब्लैकआउट कर रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे। इससे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में कानून होता है जो मौत की सजा होती है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर। आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले एक आया था। तो ये भी जो है पाकिस्तान का जो उल्लंघन है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हिंदुस्तान का अर्जी को, और ये लीगल टीम भी हमारे हिंदुस्तान का लीगल टीम सारा दुनिया में अगर नंबर 1 है। जो लोग वहां पे पेशी हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एब्सोल्युटली नंबर 1 है। लेकिन सवाल ये उठता है चीज साहब की, कोर्ट के इस फैसले को या अंतरिम आदेश को लागू करने या मानने के लिए क्या कोई सॉवरेन कंट्री बाध्य है, वो उसे लागू करना पड़ेगा? देखिए बात यह है कि कोई अगर जबरदस्ती लागू नहीं करे तो वो तो सारा विश्व में आइसोलेट हो जाएगा। ऐसा ही आइसोलेट पाकिस्तान हुआ है। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जहां पे आपका क्लियर कट है ऑप्शनल प्रोटोकॉल कंसर्निंग कंपल्सरी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, वहां पे जो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन में आपका इंटरप्रिटेशन और कन्वेंशन, वो भी आपको वहीं पे बहस करना पड़ेगा। ये जो है, तो ये जो वियना कन्वेंशन जो है ये बड़ा क्लियर है। एक आर्टिकल 1 बड़ा क्लियर है वहां का, और आर्टिकल 36 भी बड़ा क्लियर है। और ह्यूमन राइट वायलेशन जो है आर्टिकल 14 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट बड़ा क्लियर है। तो इससे ज़्यादा बेहतर हिंदुस्तान का जो है जो कदम मतलब हो नहीं सकता है, चाहे एक भी हमारे जो सिटीजन है उसको बचाने के लिए। इससे पहले कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखता है पूरी दुनिया में कि जब किसी देश ने इस तरह की कोई हरकत की हो और उसके बाद दूसरे देशों पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में देखिए पाकिस्तान ने जैसा किया है, कोई देश तो ऐसा नहीं करता है ना। तो अगर ये जो है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। आप मिलिट्री लॉ में आप किसी को कर रहे हैं, उसको पूरा ट्रायल कर रहे हैं, किडनैप करके उसका उसको किडनैप कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दे रहे हैं, और हिंदुस्तान 15-16 बार उनको लिखे जा रहा है। और आज जब हमारे हिंदुस्तान ने ठोस कदम उठा लिया है, ये तो बड़ा बहुत बढ़िया है कदम। मैं आगे और विद इन 1 मंथ देखिए, जो है एक चीज मैं छोटा सा बोलना चाहता हूँ कि जैसे विजय माल्या का केस में थोड़ा सा देरी हो गया था। माल्या साहब ने 2 मार्च निकल गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा देरी करके हम लोग ब्रिटिश, लेकिन यहाँ पे वी हैव टेकन द स्विफ्टेस्ट पॉसिबल एक्शन। और मैं भारत सरकार को 100 में से 100 नंबर दूंगा ये कदम उठाने के लिए। और उतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इग्नोर करना, बोलता उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है। अरे भाई, वियना कन्वेंशन आप पढ़ के देखिए। अगर कोई नहीं पढ़ेगा, यहाँ पे अब्दुल बासित साहब पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बोल रहे थे, मैं सुना था, उनका एक अलग बयान है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ अगला प्रोसेस क्या होगा अब जब हियरिंग दोबारा से होगी इस पर। देखिए, हिंदुस्तान का नंबर 1 कंसर्न है उसका जान बचाना। दैट इज नंबर 1। नंबर 1 जो है, जो उनको जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको बचाना नंबर 1 है। अगर वो एक बार बच जाए, फिर बहस होगा। पाकिस्तान को एविडेंस देना पड़ेगा। ऐसा अंधाधुन आप किसी को ईरान से उठा के ले गए, वो बेचारे रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, वो वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, और वहां पे आप अंधाधुन उठा लिया, अंधाधुन उठा के अंधाधुन ट्रायल चालू कर दिया है। एवरीथिंग बिहाइंड द डोर्स। ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल लॉ।
अगर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी और डोमेस्टिक लॉ में जो है, अगर उसमें कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इंटरनेशनल लॉ हमेशा प्रिवेल करता है। अमेरिका में भी फॉरेन ट्रीटी एंड फॉरेन कन्वेंशन ओवरराइड्स द डोमेस्टिक लॉ। चलिए, यानी कि उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का फैसला है इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन, वो ताकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है अंडर आर्टिकल 51 सब क्लॉज 3, बट इफ इट इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद डोमेस्टिक लॉ देन दैट शुड बी डीम्ड टू बी द लॉ ऑफ द कंट्री। तो पाकिस्तान को भी यही है, आप ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं, जेनेवा कन्वेंशन वायलेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं आईसीजे का जुरिस्डिक्शन नहीं है, और उनको पास आपको जाके बोलना पड़ेगा। जी, चलिए, उम्मीद करते हैं कि जब अगली हियरिंग होगी और जो बहस होगी उस पे बीच भारत के तर्क हैं, उनसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत तो सहमत होगी और जाधव साहब की रिहाई, ये पूरा उम्मीद है हमारा, पूरा बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और ये थी पहली खबर। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कायराना हरकत बताया है। आतंकियों ने सोमवार को शोपिया में लेफ्टिनेंट उमर फयाज को अगवा कर उनकी हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत दूसरे दलों ने इसकी निंदा की है। आतंकियों ने शोपियान में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए सेना के एक अधिकारी की अगवा कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक छुट्टी पर घर आए लेफ्टिनेंट उमर फयाज को 5-6 आतंकी मंगलवार को बंदूक की नोक पर ले गए। बाद में उनका गोलियों से छलनी शव मिला। उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दिस वाज अ वेरी डास्टर्ली एंड एक्ट ऑफ कावर्डिस, जिसमें कुछ अननोन टेररिस्ट ने जो इस इलाके में रहते हैं, इन्होंने कल रात को लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने इसे कायराना हरकत बताया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकियों का लेफ्टिनेंट उमर फयाज का अपहरण कर उनकी हत्या करना कायरता है। जम्मू कश्मीर का ये यंग ऑफिसर रोल मॉडल था। उनके बलिदान ने घाटी से आतंकवाद को खत्म करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता मजबूत की है। लम्हा है हमारे लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस वादी के लोगों के लिए, कि जो मसले कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं, तो क्या उस मसले का हल इसी तरह बैंक लूटना है, हथियार लूटना है, और हमारे जवान बच्चे जो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं या बनते हैं तो उनका इस तरह से बेदर्दी से कत्ल करना, क्या इस मसले का हल यही? उसका निंदा करते हैं और उसकी जांच के बाद में जो भी आएगा सामने, उसका अगर किसी अन्य मामलों से हुई तो सजा मिलेगी, नहीं तो और पड़ोसी राष्ट्रों से ऐसी हरकत हुई तो उसको जवाब दिया जाएगा। इधर सेना ने कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना के मुताबिक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और आतंकवादियों को सीमा पार खदेड़ दिया गया। सेना ने गर्मियों के मौसम में पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए सीमा पार चौकसी बढ़ा दी है। हाल के दिनों में कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है और वो बैंक, पुलिसकर्मी और सेना को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची की बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। बीएसपी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से निकाल दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी के नाम पर पैसा लेने का आरोप है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये मायावती का सबसे बड़ा फैसला है। बीएसपी के अल्पसंख्यक चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को पार्टी से निकाले जाने का ऐलान महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया। पार्टी का आरोप है कि राज्य के कई बूचड़खानों में सिद्दीकी की हिस्सेदारी है। कई जगहों पर उनकी बेनामी संपत्ति है।
पार्टी के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले सिद्दीकी ने ये कहकर लोगों से पैसा लिया कि राज्य में बीएसपी की सरकार बनने वाली है। इन्होंने लखनऊ, बांदा, नोएडा आदि में अपनी बेनामी संपत्तियों को बेचने के लिए यह काफी गलत प्रचार करवाया कि बीएसपी मुझ पर पार्टी के लिए काफी मोटी रकम देने का दबाव बना रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद नसीमुद्दीन को उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया था। उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। पार्टी ने अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है। कहना है कि पार्टी ऐसे किसी भी पुराने व वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही उसे पार्टी में रखेगी जिसकी गतिविधियां अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ में पार्टी के लिए जबरदस्त घातक हो। इस बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीएसपी की हार के लिए मायावती की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मायावती ने मुस्लिमों के खिलाफ गलत और आपत्तिजनक बयान दिया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी में बड़े फेरबदल की कवायद चल रही है। प्रदेश के सभी जोन, मंडल और जिला संगठनों को भंग कर दिया गया है। भाईचारा समितियां भी खत्म कर दी गई हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा की 403 सीटों में बीएसपी महज 19 सीट ही जीत सकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी में खींचतान थम नहीं रही। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई। पार्टी से नाराज गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने घुग्गी की जगह भगवंत मान को पंजाब का संयोजक बना दिया है और उपकार सिंह संधू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया है। इससे घुग्गी समेत राज्य इकाई के कई नेता नाराज हैं। बाय नेम किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने मन की व्यथा बता रहा हूं। मैं रिटर्न में इस्तीफा भेज दूंगा। मीडिया में मैंने इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी की जो एक फंडामेंटल जो मेंबरशिप होती है उससे मैंने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेता कपिल मिश्रा आज अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी को सार्वजनिक करें। इस बीच पुलिस ने कपिल मिश्रा पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कपिल मिश्रा पर तंज कसते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि केजरीवाल संजय सिंह, आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक, आशुतोष और राघव चड्ढा के विदेशी दौरों की जानकारी सार्वजनिक करें। देखो, ये तीन बहाने बना रहे हैं। पहला बहाना बना रहे हैं कि मैं बीजेपी या मोदी का एजेंट हूँ। दूसरा बहाना बना रहे हैं कि ये कुमार विश्वास के चक्कर में हो रहा है। तीसरा बहाना बना रहे हैं कि आज ही क्यों बोल रहे हैं। तीनों बहाने, मैं किसी का भी एजेंट हूँ इस दुनिया में। विदेशी यात्राओं के दौरों की जानकारी तो दीजिए देश को। इसका इस सवाल से क्या लेना देना है? आप किसके पैसों से विदेश गए ये देश को बता दीजिए। इसमें ये इतनी बहानेबाजी की क्या जरूरत है? कोई बड़ी मुश्किल चीज़ बोली है क्या हमने? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपने विदेशी दौरे की जानकारी को सार्वजनिक किया है और कपिल मिश्रा पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। वही भाषा बोली जा रही है जो भाषा बीजेपी बोलती है। अब आप देखिए, देशद्रोह, देशभक्ति का खेल कौन खेलता है इस देश में? बीजेपी खेलती है, आरएसएस खेलती है। कपिल मिश्रा ने मंगलवार को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई में 3 एफआईआर दर्ज करवाई थी। मंत्री पद से हटाए जाने और पार्टी से निकाले गए कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग की ओर से 12 मई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ईवीएम का डेमो पेश किया जाएगा। आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के तकनीकी एक्सपर्ट को भी बैठक में आने का न्योता दिया है। ईवीएम की आलोचना करने वाले दल दावा कर रहे हैं कि ईवीएम की सत्यता संदेह के घेरे में। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई तमाम शंकाओं और विवादों के बाद राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए न्योता दिया है। 12 मई को देश के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल आयोग के साथ चर्चा कर सकेंगे। इस दौरान वीवीपैट की व्यवस्था पर भी बातचीत होगी। चुनाव आयोग ने ईवीएम के डेमो की व्यवस्था की है। It is time that the Election Commission takes steps to restore faith in EVMs. Otherwise, there will be demand for going back to the paper ballots. एक परसेप्शन बना है जाने अनजाने कि इसमें गड़बड़ी
हो रही है या हो सकती है, तो ये दायित्व तो बनता है इलेक्शन कमीशन का कि वो करे। 9 मई को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने निजी तौर पर तैयार ईवीएम के डेमो से नतीजे बदलकर दिखाए थे। हालांकि आयोग ने चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को तकनीकी तौर पर पूरी तरह सुरक्षित बताया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो आयोग की बैठक में ईवीएम की गड़बड़ी को साबित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनके हैकाथन में भी जाएंगे, 12 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें भी हम जाएंगे। भारत के इलेक्शन कमीशन ने सब पार्टियों को बुलाया है। उससे पहले ये नाटक नौटंकी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पे जवाब ना देना पड़े, उसके लिए ये सब नाटक की जो चित्रकथा पटकथा है वो अरविंद केजरीवाल जी ने लिखी है। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, जिसका कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया था। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। अनु दीवान और कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कागज रहित अदालत बनने की दिशा में अहम शुरुआत की है। अब इस शुरुआत के जरिए याचिकाओं को ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट में आने वाले मामलों के आंकड़ों को रखने के लिए नई प्रणाली शुरू की गई है। इससे ऑनलाइन सूचनाएं हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नई डिजिटल व्यवस्था का उद्घाटन किया। उन्होंने छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कामकाज होने की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका तक तकनीक का विस्तार होने से कई तरह की मदद मिलेगी। मुझे कई जगह से खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेज अपने वैकेशन को कम करके इस देश के गरीबों के लिए अपना समय देने वाले हैं, जिसके लिए आपका बहुत क्वांटम के रूप में इसका परिणाम क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार का भाव पूरे वातावरण को बदल देता है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के डिजिटलीकरण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का मकसद लोगों का सशक्तिकरण है। सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो बिकमिंग इनोवेटिव and the digital story is coming from within the court itself. That's a great moment. And we should appreciate. मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने कहा कि इस व्यवस्था से न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की गुंजाइश नहीं रहेगी। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। भारत और रूस सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और आपदा प्रबंधन समेत दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को जारी रखेंगे। रूस के प्रधानमंत्री दमित्री रोगोजिन के साथ बैठक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों देश विशेष रणनीतिक सहयोगी हैं और अब वो निजी क्षेत्र में भी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सालाना शिखर वार्ता में शामिल होंगे और दोनों देशों के बीच आगे की रणनीति पर बातचीत होगी। We agreed to work closely in the months ahead to take forward many of the collaborative ideas that emerged in diverse fields, including security, nuclear, space, disaster management, trade and economy, science and technology, and people-to-people linkages. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की श्रीलंका यात्रा पर जाएंगे। वो श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के निमंत्रण पर वहां पर जा रहे हैं, जो कि वेसक पर्व के मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता की उम्मीद नहीं है, लेकिन दोनों नेता अनौपचारिक तौर पर आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मशविरा करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के निदेशक जेम्स कोमी को पद से हटा दिया है। ट्रंप का आरोप है कि उन्होंने हिलेरी क्लिंटन मामले की सही से जांच नहीं की। जेम्स कोमी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के प्रचार अभियान में रूस के हस्तक्षेप की जांच भी कर रहे थे। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे एक बड़ी गलती बताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक जेम्स कोमी को बर्खास्त कर सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने पत्र लिखकर कोमी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोमी अब FBI का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हैं। राष्ट्रपति का आरोप है कि उन्होंने हिलेरी क्लिंटन से जुड़े आरोपों की सही तरीके से जांच नहीं की। I mean, I think there's the one issue is I don't think there's any question
by any account that there was classified information inappropriately shared on an unclassified system to an uncleared person. I mean, that's, to me, I think what continues to be the takeaway. कौमी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के प्रचार अभियान को रूस से मिले समर्थन के आरोपों की जांच कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जांच पर संसदीय समिति के सामने बयान दिया था। कौमी पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की जांच भी कर रहे थे। हिलेरी पर आरोप था कि उन्होंने विदेश मंत्री रहते निजी सर्वर का उपयोग किया। कोमी ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये खुलासा किया था कि हिलेरी के खिलाफ जांच फिर शुरू की गई है। माना जाता है कि इस खुलासे से उनकी स्थिति कमजोर हुई। We know the Senate is investigating. We know the FBI has been looking into whether the Trump campaign colluded with the Russians, a very serious offense. Were these investigations getting too close to home for the president? कोमी को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नियुक्त किया था। उनकी नियुक्ति 10 साल के लिए थी और उन्होंने 4 साल ही पूरे किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।